हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का द हिंदू अरावली से शुरू होता है, गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स के कॉन्फ्लिक्ट के साथ। फिर आईआईपी बताता है इकोनॉमी का रियल हेल्थ, और कैसे बिहार के एक मिनिस्टर का रिक्रूटमेंट पब्लिक इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ पर सवाल उठाता है। हरदीप सिंह पुरी जी का एडिटोरियल पूरे साल का इकोनॉमिक का हाल बताता है। एंड देन यूनिलैटरल तलाक एंड एलजीबीटी एक्सक्लूजन, जस्टिस, इक्वलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का हाल बताता है। देन बैंक क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ का डाइवर्जेंस को देखेंगे। एंड मल्टी डायमेंशनल के चश्मे से म्यांमार की इलेक्शन को देखेंगे। देन इंडिया एंड न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझेंगे। एंड फिर से फरवरी में एआई समिट होने वाला है इंडिया में, ग्लोबल लीडर्स मिलेंगे। आईएनएस कौंडिन्या हेरिटेज को सेलिब्रेट करता है एंड कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करता है। फिर बैंक फ्रॉड एंड सिल्वर प्राइस का वोलेटिलिटी एंड फ्यूचर मार्केट क्या है, थोड़ा बात करेंगे। देन डार्क एनर्जी के अनसर्टेनिटी के डांस को समझेंगे। एंड यूरोप का डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, ये बताता है क्लाइमेट चेंज फ्यूचर नहीं प्रेजेंट है। तो इस वीडियो में हम कनेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट को इथिक्स के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन को इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, इकोनॉमी को जस्टिस के साथ, इक्विटी के साथ, एंड गवर्नेंस को इथिक्स के साथ, साइंस को अनसर्टेनिटी से, एंड बिल्कुल उसी अप्रोच में जैसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें एंड लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें और इम्प्रूवमेंट के लिए। स्टार्ट है पहला न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट पॉज इट्स जजमेंट ऑन अरावली मूड्स न्यू पैनल। इशू क्या है, कहानी क्या है इसका? एक बेसिक क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करती है इशू कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के कॉस्ट पर होना चाहिए या फिर इन्वायरमेंट के साथ। कहानी यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एक अपने एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है कि दिस इज़ अ डिफिनेशन ऑफ अरावली, आप इसे अप्रूव कर दें, ये अरावली का डेफिनेशन है, ये कंजर्वेशन में और प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। अरावली का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी रेंज एलिवेशन एबोव द 100 मीटर एबोव द ग्राउंड लेवल, कोई भी रेंज ग्राउंड लेवल से 100 मीटर ऊपर है उसी को अरावली माना जाएगा। और कोई भी दो रेंज 100 मीटर का ऊपर का अरावली, अगर 500 मीटर की रेंज में है दो, तो उसे अरावली रेंज माना जाएगा। ये अरावली का डेफिनेशन था। सुप्रीम कोर्ट इसे अप्रूव कर देता है, फिर प्रोटेस्ट होता है, वायलेंस होता है। रीज़न क्या है कि द डेफिनेशन वाज वेरी नैरो, जो कि इलीगल माइनिंग या फिर इलीगल माइनिंग के लिए ओपन रास्ता खोल देता। रीज़न ये है कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 90% जो भी अरावली रेंज है इस डेफिनेशन से बाहर है, 90%। एंड 12,081 वल्नी राजस्थान में है, उनमें से केवल 1048 ही अरावली रेंज हिल इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द रेंजेस 90% विल बी आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अरावली एंड विल ओपन द वे फॉर द माइनिंग। प्रोटेस्ट होता है, वायलेंस होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लेता है इस मैटर को। सू मोटो कॉग्निजेंस का मतलब कि किसी भी केस को जिसका इम्पैक्ट लार्जर पब्लिक वेलफेयर में हो, तो उसको बिना किसी केस को फाइल किए हुए सुप्रीम कोर्ट उसका हियरिंग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हियरिंग किया और जजमेंट दिया है आज। जजमेंट क्या है कि अरावली पर जो भी नोटिफिकेशन मैंने 20 नवंबर को पास किए थे उस पर पॉज, उसको रोक दिया गया है और एक नया पैनल, न्यू पैनल बनाने के लिए सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को, जो साइंटिफिकली रोबस्ट डिफिनेशन देगा अरावली का। नाउ इसका इम्प्लीकेशन, ज्योग्राफिकल एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ब्रीफली समझते हैं। अरेस्ट डिजर्ट को फैलने से रोकना इन दिस एरिया। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हेल्प करता है दिस एरिया में। पॉल्यूशन कंट्रोल, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, जो भी अरावली के नियर बाई वेजिटेशन में बायोडाइवर्सिटी है उनका कंजर्वेशन में रोल। एंड कल्चरल
एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कई एक अरावली के हिल्स पर मंदिर हैं जो कि जिनका अपना रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड वैल्यूज हैं। नाउ पॉलिटी मैप आर्टिकल 48(1) DPSP एंड 51AG फंडामेंटल ड्यूटी। डीपीएसपी स्टेट्स का स्टेट का ड्यूटी है इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना एंड प्रिजर्व करना। एंड 51 फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड कंजर्व द इन्वायरमेंट। Thus, it's become our collective responsibility to protect, preserve and conserve the environment. Article 21, right to clean environment, it is under the right to life and liberty. Thus, it is a fundamental right of citizen to have a clean environment. इकोनॉमिकली इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक्स के चश्मे से देखते हैं रावली को, तो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एक कंसेप्ट है, एक वर्ड है जो इकोनॉमिक सर्वे दिया था। नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग मतलब हम अपने जो जीडीपी का कैलकुलेट करते हैं वो केवल क्या कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है बस उसी को नहीं देखेंगे। हमारा जो फॉरेस्ट है, जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। तो अरावली का अपना कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। ग्राउंड वाटर रिचार्ज देगा, एग्रीकल्चर इंक्रीज होगा, फर्टिलिटी, सॉइल का फर्टिलिटी, तो उसका अपना कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। अगर डिजर्ट फैलेगा, फर्टिलिटी रिड्यूस होगा, डिजर्टिफिकेशन होगा, फूड सिक्योरिटी का डेंजर आएगा कंट्री पे, उसका अपना इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। तो किसी भी फॉरेस्ट का, किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम को उसे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन से काउंट करनी चाहिए, तब जाकर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग का गणना निकालेंगे। एंड द गेन फ्रॉम अरावली। एथिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इन्वायरमेंटल एथिक्स, कंपैशन टुवार्ड्स द नेचर, कंपैशन टुवार्ड्स द नेचर एंड इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ये यूपीएससी इस वर्ड्स को 2 बार पूछ चुका है यूपीएससी मेंस में। व्हाट इज इंटरजेनरेशनल इक्विटी? इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन। हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स को बचा के रखें, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इस वे में ना करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। गांधी जी का इनफ फॉर नीड नॉट फॉर ग्रिड। इन्वायरमेंट, नेचर हमें काफ़ी देता है हमारे ज़रूरतों के लिए, बट ये कम पड़ जाता है, पूरा नेचर कम पड़ जाता है हमारे लालच। अगर हम लालची हों तो फिर पूरा अर्थ कम है, पूरा अर्थ के पूरा नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ जाता है हमारे लालच के लिए। नॉट फॉर द ग्रिड बट इनफ फॉर द नीड। टैगोर का द ट्रू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी दैट द कंपेशन विद द नेचर। वे फॉरवर्ड जो नया पैनल बनाए, साइंटिफिकली डिफाइन करे अरावली को, माइंड में रखते हुए उसका इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटल, बायोडाइवर्सिटी कंसिक्वेंसेस को माइंड में रखते हुए, प्लस में पीपल पार्टिसिपेशन को भी ले, लोकल पार्टिसिपेशन के साथ उस डिफिनेशन को बनाए एंड वाइडर इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस। इस तरीका से इन्वायरमेंट का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, एथिक्स का, एशिया का, एवरी एंगल से हमने इस इशू को समझे। नेक्स्ट आर्टिकल, आईआईपी ग्रोथ क्लाइम्स टू 25 मंथ हाई ऑफ 6.7% इन नवंबर। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी का रिपोर्ट है कि पिछले 25 मंथ में अभी तक का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, 6.7%। अब देखते हैं, ये एक पल्स है, जैसे हाथ के पल्स को छू के बताते हैं कि या ब्लड फ्लो का हार्ट रेट है, सही चल रहा है, उसी तरीका से ये बताता है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि इकोनॉमिक का ग्रोथ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। हेल्थ ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर एज अ होल, हेल्थ ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर बताता है कैसे। इसमें तीन सेक्टर होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेट करता है 77% के साथ, माइनिंग 14%, इलेक्ट्रिसिटी एंड 8%। बेस ईयर क्या है? 2011-12 एंड इंडेक्स 100। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको पब्लिश करती है एवरी मंथ। कीप इन माइंड, एवरी मंथ। एनएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है। बेस ईयर 2011-12। नेक्स्ट आर्टिकल,
ethical governance, Bihar minister's appointment as assistant professor put on hold over discrepancies. कहानी ये है कि बिहार के एक मिनिस्टर हैं, नाम ऐसे नहीं कोट करना चाहिए, एग्जाम में भी आपको नाम नहीं लिखना है, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए कोट के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। जस्ट अ फ्रेंड ऑफ सीएम है, एक मिनिस्टर भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, नियुक्ति हुआ है। ये डाउट रेज करता है कि इतना दिन के बाद इस एज में इनका जाकर, और तब भी कि रिक्रूटमेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जस्ट इंटरव्यू दिए और अब इंटरव्यू के जो पैनल्स होंगे उनको पता है कि मिनिस्टर हैं, मार्क्स दिए, इंटरव्यू में मार्क्स मिला, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, ठीक है। रेजेस क्वेश्चन अबाउट इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड, ethical governance, integrity and fairness. Justice must not be done, it should be seen to be done, it should also be seen to be done. Justice should not only be done, it should be seen to be done. ये कहीं से दिखता है, दिखने से लग रहा है साफ साफ कि कुछ तो दाल में काला है, something is unfair. Fairness against the fairness, प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ। आप खुद गवर्नमेंट के पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट के पार्ट होते हुए भी गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं, खुद पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनड्यू इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस, पब्लिक ट्रस्ट, इससे क्या होगा, डिक्रीज हुआ, डाउनफॉल हुआ, गवर्नमेंट पे पब्लिक का ट्रस्ट डिक्रीज होगा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी का लॉस होगा। अब कोई भी देखेगा कि बिहार के जो स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है उसका क्या रिपुटेशन रहा होगा, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का डाउनफॉल होगा। एंड इट इज़ राइटली सेड दैट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज इन पावर, जो पावर में है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इथिकल मोरली करेक्ट है, पॉवर्टी इन पब्लिक लाइफ को शो करें। एंड सेकेंड ARC डायरेक्ट अपने रिकमेंडेशन में बोलता है, अपने इंट्रोडक्शन में ही, कि द प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ is the foundation of good governance. Probity in public life is the foundation of good governance. Now we see the editorial of the Hardeep Singh Puri. इनका ये एडिटोरियल पूरे ईयर का समराइज है, क्या चल रहा है हमारी इकोनॉमी में। आप ये एडिटोरियल को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपको 2025 का जितने भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड सिचुएशन चल रहे हैं उसे आप रूबरू हो जाएंगे। पहला इनका कहना है, फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया हैज़ क्रॉस्ड 4.1 मिलियन इन नॉमिनल जीडीपी एंड ओवरटुक जापान को ओवरटुक करते हुए, 4.1 मिलियन को ओवरटुक करते हुए इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इज इंडिया। सेकेंड जीडीपी इंक्रीज हुआ है, मतलब सेकेंड ये जीडीपी के टर्म में वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट। अगेन स्टैंडर्ड एंड पुअर अपग्रेडेड इंडिया सॉवरेन रेटिंग टू, इंडिया का सॉवरेन रेटिंग इंक्रीज हुआ है स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग के अनुसार। ओके, दिस इज क्रेडिबल रेटिंग इंक्रीज हुआ है। रेटिंग इंक्रीज होने से क्या होता है कि ये साइन करता है कि ये कंट्री, दिस कंट्री इज गुड, क्रेडिबल फॉर इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। फिर जितने इन्वेस्टमेंट करने वाले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है इस मार्केट में कि या क्रेडिट रेटिंग इसका इंप्रूव हुआ है, इसका मतलब कि इस कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, डेटा आप देख सकते हैं कि 2024-25 में इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, $825 बिलियन होल ईयर का एक्सपोर्ट डेटा है। एंड एक्सपोर्ट के एरिया में क्या डिजिटल रिफॉर्म हुए हैं, वहाँ पे एक है कि ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म आया, जिससे कि सिंगल विंडो एक्सपोर्टर्स के लिए बना, ईज टू एक्सपोर्ट होगा, ईज टू बिजनेस होगा, ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक टूल बना, जिससे कि रियल टाइम मार्केट डेटा पता चलेगा कौन से कंट्रीज में इस प्राइस का क्या मार्केट वैल्यू है, एक्सपोर्टर्स को पता चलेगा। नाउ ट्रेड इंगेजमेंट के रूप में बारे में बात करते हैं तो इंडिया ने रिसेंटली ट्रेड 25 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया यूके के साथ, जिसमें फ्री ड्यूटी फ्री मिलेगा इंडियन के काफ़ी गुड्स को, स्किल मोबिलिटी मिलेगा, यहाँ से स्किल फोर्स जाएंगे वहाँ काम करने। सिंगल ओमान के साथ साइन हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के साथ कंक्लूड हो चुका है टॉप 3 फ्री ट्रेड
21 लाख नया जॉब हुआ है इस 2 लाख स्टार्टअप में। नया 2 लाख स्टार्टअप बना, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, जिसमें जॉब 21 लाख आया। ओएनडीसी सही से काम कर रहा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी सही से काम कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। जानते हैं कि ओएनडीसी क्या होता है, ठीक है, जीएमई भी। नाउ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 38 आ चुका है 139 कंट्री में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन इसे पब्लिश करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वीपो, जो कि एक यूएन एजेंसी है, इसे पब्लिश करता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन कोलैबोरेशन विद द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड बिजनेस स्कूल इंस्टीट्यूट एंड पोटुलान इंस्टीट्यूट। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन अगेन। नाउ इंडिया ने काफ़ी एग्रेसिव लेवल पर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट किया है। आप जानती हैं कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का विजन है कि लॉजिस्टिक कोस्ट, इंडिया का जो लॉजिस्टिक कोस्ट है, जो ट्रांसपोर्ट कोस्ट 40% ऑफ जीडीपी है, काफ़ी हाई है, उसको रिड्यूस करके 8% करने का लक्ष्य रखा है। कि कैसे होगा पीएम गति कि सारे इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ एक इंटीग्रेटेड वे में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। ये नहीं कि स्कूल यहाँ है तो रोड यहाँ है, नहीं, स्कूल के बगल में रोड, उसके बगल में हॉस्पिटल, उसी के बगल में रेजिडेंस, मतलब इंटीग्रेटेड। वहीं पे फिर लॉजिस्टिक हब होगा, लॉजिस्टिक हब के बाद में नेशनल हाईवे के बगल में लॉजिस्टिक हब रखो, यानी कि लॉजिस्टिक हब कहीं और। ये बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्लान वे में मार्केट का डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हुआ इंडिया का, लेबर कोड आया जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करेगा, सोशल सिक्योरिटी को इनहेंस करेगा, लेबर कोड। लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इंडिया ने काफ़ी की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं, रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स, नेशनल हाईवे एंड ट्रेन, डबल ट्रिपल ट्रैक। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि 95% जो इंडिया का ट्रेड है बाई वॉल्यूम एंड 70% बाई वैल्यू मैरी टाइम थ्रू होते हुए जाता है। समुद्र के रास्ते इंडिया का कितना ट्रेड होता है? 95% वॉल्यूम एंड 70% वैल्यू। इंडिया का जो ट्रेड होता है वो समुद्र के रास्ते होता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम मैरी टाइम सिक्योरिटी, मैरी टाइम लॉजिस्टिक एंड पोर्ट मॉडर्नाइजेशन को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, इसके लिए हमने इंडियन पोस्ट एक्ट 25 लाया, शिपिंग एक्ट 25 लाया। अब एनर्जी सिक्योरिटी पे भी इंडिया काफ़ी फोकस किए हुए है। रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी अपलोड हुआ शांति बिल के लेकर। शांति बिल मतलब सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा न्यूक्लियर एनर्जी में। इंडिया ने टारगेट रखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी से पिछले 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी से टारगेट रखा है 100 गीगावाट एनर्जी को एक्वायर करने का, जनरेट करने का न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। इससे क्या होगा? ग्रिड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो अनस्टेबल है, वोलेटाइल है, उसको स्टेबिलिटी देगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी है एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इनवैलिडेट ऑल फॉर्म्स ऑफ यूनिलैटरल तलाक। इनमें बात करते हैं कि एक मैटर हो गया। कहानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने एक काफ़ी अजीबोगरीब तलाक का केस उन्होंने सुना है, ट्रिपल तलाक के हरम। एग्जैक्टली इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है उतना क्या होता है, बट एक प्रैक्टिस है जिसमें मुस्लिम मैन डाइवोर्स हिज वाइफ बाय प्रोनाउंसिंग तलाक एवरी 1 मंथ में एक बार, अगर लगातार 3 बार वो प्रोनाउंस करते हैं तलाक तो 3 मंथ तक तो तलाक हो जाता है। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने खुद नहीं किया, एक एजेंट जो वकील है उनके थ्रू करवाया और डाइवोर्स वो केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी उस पर स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन रेज किया। मैटर क्या है? बस वीमेन पर्सपेक्टिव से हम इस इशूज़ को देखेंगे कि दिस इज विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ, नॉट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, नॉट ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, इनजस्टिस है टुवर्ड्स द जेंडर वीमेन, सब्सटेंसिव इक्वलिटी के अगेंस्ट है। सब्सटेंसिव इक्वलिटी जानते हैं आर्टिकल 14 में है, सब्सटेंसिव इक्वलिटी एंड दैट अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड ट्रिपल तलाक जजमेंट 2017 का एंड मुस्लिम वुमेन जो प्रोटेक्शन एक्ट लाया था 1929 का। जस्ट रिकैप कर रहे हैं चीज़ों को। डिमांड इनवैलिड, इसमें जो आर्टिकल के जो लिखने वाले हैं फैजुर रहमान, उन्हें डिमांड किया है कि इनवैलिडेट ऑल फॉर्म ऑफ यूनिलैटरल तलाक को, जितने भी, बस ये जो ट्रिपल तलाक हुआ ये लिमिटेड है, सारे फॉर्म जो यूनिलैटरल तलाक होते हैं जितने भी फॉर्म को सबको इनवैलिडेट कर दो। आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, आर्टिकल 21 डिग्निटी ऑफ लाइफ के अगेंस्ट है।
साइरा बानो केस को भी आप ध्यान रखना, जब इशू के बारे में बात कर रहे हैं तो एक पे एक माइंड में आ जाता है जब ऐसा इशू आता है। तो वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए कि बैलेंस द पर्सनल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करना है, लिटरेसी अमंग द वीमेन करना है, कंसेंसस बेस्ड यूसीसी लाना चाहिए, ना कि फोर्स्ड। एक कंक्लूजन होनी चाहिए कि जो यूसीसी लाना चाहिए वो कंसेंसस बेस्ड हो। जो माइनॉरिटी सेक्शन है उनके अंदर से आवाज़ें आनी चाहिए यूसीसी के लिए। रिफॉर्म इतना कर दो, अवेयरनेस फैलाओ इसके पॉजिटिवनेस के बारे में कि वो खुद बोलें कि हाँ रिफॉर्म हो। उन्हें ये नहीं दिखना चाहिए कि ये फोर्स्ड हो रही है, फोर्स नहीं होनी चाहिए। थ्रू अवेयरनेस एंड इंटीग्रेशन के थ्रू इस रिफॉर्म को लाने चाहिए। दैट इज द इथिकल गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इंक्लूसिव गवर्नेंस, सबका साथ सबका विकास। नाउ इन दिस आर्टिकल में वाई इंक्लूजन ड्राइव्स बिजनेस ग्रोथ, इस आर्टिकल में बात किया जा रहा है कि एलजीबीटी कम्युनिटी का जो एक्सक्लूजन है उससे हमारा इकोनॉमी का लॉस होता है। हर साल इंडिया वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि हर साल इंडिया, ऑथेंटिक डेटा है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि हर साल इंडिया 0.1 to 1.7% लॉस होता है जीडीपी का, एलजीबीटी को मार्केट से एक्सक्लूड करके। इंडिया इज होम टू दिस मच ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी। GS4 के लिए इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस है। इम्पैथी, माइंड में इम्पैथी होनी चाहिए कि सारे ह्यूमन बींग्स हैं, सबको हक है, सबको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के अंदर सबको राइट्स है, जस्टिस, इक्वलिटी, डिग्निफाइड लाइफ जीने का, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, कंपैशन एंड सिंपैथी। ये आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो ये वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए, इनकलकेट हो जानी चाहिए कि किसी भी वल्नरेबल सेक्शन के लिए आपके अंदर सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन होनी चाहिए। रोल्स का आप कोट कर सकते हैं, जस्टिस बेनिफिट द लीगल एडवांटेजेस एंड अमर्त्य सेन डेवलपमेंट इज एज एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम। रियल में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सक्लूजन होता है, सेग्रीगेशन होता है, इकोनॉमिकली, सोशली, इकोनॉमिकली भी होता है, उनको जॉब नहीं दिया जाता है, सोशली उनको सोशल बायकॉट करके रखा जाता है, एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन, कहीं और का पता नहीं कहाँ रहते हैं, दे आर फोर्स टू बेग ऑन द रोड। नाउ इसमें देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डाइवर्जेंस एंड बैंकिंग क्रेडिट, बैंकिंग का इंडियन बैंकिंग सेक्टर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इट चैनलाइजेज हाउस होल्ड सेविंग। बैंकिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, हाउस होल्ड सेविंग को चैनलाइज करता है और इंडस्ट्रीज को लोन देता है, जिससे कि इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है। देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन इंडस्ट्री में क्रेडिट का ग्रोथ नहीं हो रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। 42% था 2003 में, 23% हो गया। इसका मतलब क्या जानते हो, बैंक का क्रेडिट कितना परसेंट इंडस्ट्रीज को लोन दे रहा है। बैंक अपना मैक्सिमम लोन बैंक का जो है वो कहाँ जा रहा है, पर्सनल लोन में जा रहा है, पर्सनल लोन में जा रहा है, ना कि इंडस्ट्रियल लोन काफ़ी ज़्यादा घट गया है। बैंक जितना भी लोन देता है उसका कितना परसेंट इंडस्ट्रीज़ को लोन जा रहा है, ये घट रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमी। और इंडस्ट्रीज अपने मैक्सिमम डिपेंड किस पे कर रहे हैं, बॉन्ड्स पे। किस पे, बॉन्ड्स पे, अपने क्रेडिट एंड एक्सपेंशन एंड मॉनेटरी एक्सपेंशन के लिए बॉन्ड्स पे डिपेंड कर रहे हैं। देन इस आर्टिकल में बोला गया है कि पोस्ट एनपीए जो हुआ है, बैंक काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुका है, एग्रेसिव लेवल पर बैंक को नहीं दे रहा है लोन, शिफ्ट इन पैटर्न शिफ्ट हो चुका है। अब लार्जर फर्म अपना ज़्यादा डिपेंडेंसी बॉन्ड मार्केट पर रखे हुए हैं, क्रेडिट जो बैंक क्रेडिट कर रहा है वो पर्सनल लोन पर ज़्यादा कंसनट्रेट हो चुका है। चैलेंजेस फॉर मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के लिए चैलेंज है एक। नाउ म्यांमार वोटिंग इन कॉन्फ्लिक्ट, म्यांमार में क्या चल रहा है जानते ही हैं कि 2021 में मिलिट्री coup हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आंग सान सू गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया मिलिट्री के द्वारा, ये बोलकर कि आपने इलेक्ट्रोल फॉल किए हैं, माल प्रैक्टिसेस किए हैं। नाउ ये तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वायलेंस हुआ, सिविल वॉर हुआ, इथिकल वायलेंस हुआ एंड इथिकल सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। अब 4 साल, पौने 5 साल, 4 साल से ऊपर हो गया, 4 साल 10 मंथ बाद इलेक्शन होने जा रही है। दैट इज इलेक्शन इज इवन अंडर द मिलिट्री सुपरविजन। हम बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक डेफिसिट है। कैसे, मिलिट्री के सुपरविजन में इलेक्शन हो रहा है, कोई फ्री पार्टिसिपेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एंड हम बोल सकते हैं कि
प्रोसीजरल इलेक्शन इज नॉट इक्वल टू सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी। सब्सटेंसिव का मतलब रियल डेमोक्रेसी नहीं है। आप बस इलेक्शन करवा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी हो गया। द प्रोसीजरल, आप सारे प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो करेंगे। हाँ, इलेक्शन करवाएं, सारे वोट दिए, 99% वोटिंग परसेंटेज आया, ठीक है, म्यांमार आपसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो गया। प्रोसीजरल इलेक्शन इज नॉट इक्वल टू सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी। एंड इंडिया म्यांमार का रिलेशनशिप हल्का सा देखते हैं, इस पर वायलेंस होगा। म्यांमार में जो वायलेंस हुआ था, हल्का सा इम्प्लीकेशन हुआ, वो भी था। मणिपुर में वायलेंस, सॉरी, रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है, ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, एंड इससे इंक्रीज हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी। अभी म्यांमार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हाल्ट और चेक द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। एक वर्ड और सीखते हैं, पैगमेटिक इंगेजमेंट क्या होता है? इंगेजिंग विद द फॉरेन प्लेयर्स इन आवर ओन इंटरेस्ट। वी आर डूइंग पैगमेटिक इंगेजमेंट विद तालिबान एंड इवन मिलिट्री रूल इन म्यांमार। I don't care, India don't care what Taliban is doing in its home Afghanistan and what Myanmar military is doing in Myanmar. We are engaging with Taliban for our own benefits. Otherwise, अगर ज़्यादा म्यांमार की आर्मी को क्रिटिसाइज करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी में हेल्प मिलता है नहीं होगा, अपना ही राज्य फिर जलने लग जाएगा। वी आर डूइंग दिस फॉर आवर ओन इंटरेस्ट। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात हो चुका है। 100% इंडिया के गुड्स पे 100% फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिलेगा। इंडिया 95% इंडिया का गुड्स फ्री होगा, वहीं पे न्यूजीलैंड का 57% फ्री होगा। स्किल मोबिलिटी भी होगा, सर्विस एक्सपोर्ट भी होगा। इंडिया से काफ़ी हेल्थ सेक्टर से, इन्वायरमेंट सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से वर्कर जाएंगे न्यूजीलैंड में काम करने। इंडिया ने एग्रीकल्चर के मार्केट में कोई रिलीफ नहीं दिया है। एग्रीकल्चर का मार्केट, डेयरी का मार्केट न्यूजीलैंड के लिए ओपन नहीं किया है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसेंट अपना जो इंडिया का एक्सपोर्ट है टोटली डिपेंडेंट है यूएसए और ईयू पे। अबाउट 25% इंडिया का जो ट्रेड है डिपेंडेंट है ईयू और यूएसए पे। यूएसए का जो टैरिफ है 50% कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यूएसए के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो स्लो चल रहा है। तो इंडिया को नीड है कि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करे। इस डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग अलग कंट्री के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन, गेटवे टू ओशियाना पैसिफिक, न्यूजीलैंड का बिकम गेटवे टू ओशियाना पैसिफिक आइलैंड मार्केट के लिए गेटवे बन सकता है। 5% पॉपुलेशन न्यूजीलैंड में इंडिया का है, तो इट कैन प्ले अ सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स। एंड रिसेंट ट्रेड है जो $1.3 बिलियन का, उसको डबल करने की बात चल रही है नेक्स्ट 5 ईयर में। नाउ वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। दिस विल पुश मेक इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को पुश करेगा। अब क्या कर रहे हैं कि जितने भी हम फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जहां पर हमें स्ट्रेंथन है सर्विस में स्ट्रेंथन है तो सर्विस को भी इंक्लूड करते हैं। देखो, हर ट्रेड में हमने सर्विस को मोबिलिटी दिया कि जहाँ यहाँ इंडिया सर्विस सेक्टर जाएंगे काम करने, यूके में इंडिया सर्विस सेक्टर के लोग जाएंगे काम करने, न्यूजीलैंड में। क्रिटिसाइज हो रहा है इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि आप जितने के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं आपका इतिहास सही नहीं रहता, सबके साथ ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। न्यूजीलैंड क्रिटिसाइज कर रहा है कि इंडिया ने, वहाँ की जनता क्रिटिसाइज कर रहा है कि एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट का एक्सेस नहीं मिला, जिसका हाई कंट्रीब्यूशन है न्यूजीलैंड के मार्केट में, वो सही नहीं है। अब क्या हुआ, नीड फॉर वे फॉरवर्ड, ये वॉव है। वॉव क्यों है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कोट दिस। इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक कम्पिटिटिवनेस पे इन्वेस्ट करो, एमएसएमई को स्ट्रेंथन करो, टेक्नोलॉजी दो, फाइनेंस दो, स्किल दो, जिसके कारण कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो। ग्लोबल मार्केट स्टैंडर्ड में को मीट करो, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड बेस्ड क्वालिटी प्रोडक्शन करो, ओरिजिन स्ट्रेंथन करो, रूल ऑफ ओरिजिन। ऐसा नहीं कि चीन के थ्रू चीन का माल किसी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले कंट्री के साथ रास्ते आके हमारे मार्केट में फ्लड करते हैं। डिफाइन करो एंटी डंपिंग ड्यूटी को। नीड टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कल ही का आर्टिकल था कि शशि थरूर का बोलना था कि इन्वेस्टमेंट इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी जीडीपी का 0 to 6% ही 7% है, उसको इंक्रीज करके 2% कर दो। अगर हमें आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना देखना है, भारत को, इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो नेक्स्ट आर्टिकल, फरवरी में AI समिट होने वाला है। AI समिट क्या होगा? फर्स्ट AI समिट हुआ था 2023 में यूके में। AI समिट
ब्लेसले डिक्लेरेशन वहाँ साइन हुआ था। सेकेंड हुआ था साउथ कोरिया में 2024 में, लास्ट समिट हुआ था फ्रांस में 2025 में। फिर फोर्थ समिट होने जा रही है इंडिया में, जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े फॉरेन डिग्नेटरीज फिर से आने वाला है। बात करेंगे मिलकर, इकट्ठा होकर डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, कैसे सेफ एंड इथिकल यूज़ ऑफ एआई किया जाए। एआई का यूज़ हेल्थ में, गवर्नेंस में, डिफेंस में, इंडस्ट्री में कैसे सेफ इथिकल फ्रंटलाइन यूज़ ऑफ एआई का यूज़ किया जाए। एआई को कैसे प्रमोट करे जाए ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए। लास्ट ईयर जब एआई समिट हुआ था उसमें मोदी ने भाषण दिया, पीएम मोदी ने बोला था कि एआई का यूज़ ह्यूमन वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए होनी चाहिए। डिजिटल डेमोक्रेसी, डिजिटल इंडिया आईआर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आईएनएस कौंडिन्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। क्या है आईएनएस कौंडिन्या? एंशियंट टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर स्टिच्ड, एंशियंट टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर इंडिजिनियसली ट्रेडिशनल स्टिच्ड सेलिंग वेसल बनाया है। एंशियंट टेक्नोलॉजी से पहले बनाया था, बताता ना, कपड़े से स्टिच कर करके वेसल, उसी तरीका से वेसल इंडिया बनाया है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? वो वेसल रिसेंटली क्या है, पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से ओमान की तरफ सी वॉयस के लिए निकल गया। ओके, इसका इंपॉर्टेंट एक ही है कि ये बताता है कि हमारा जो हड़प्पा का लिंक था वो ओमान के साथ था। सिविलाइजेशनल लिंक है इंडिया का और ओमान का। इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया का एक कल्चरल डिप्लोमेसी के रूप में हम, ना कि एक्सपेंशनिस्ट पावर नहीं है, हम एक कल्चरल पावर है, सिविलाइजेशनल पावर है। तो कल्चरल डिप्लोमेसी इंडियन ओशियन रीजन में आउटरीच करेंगे, सपोर्ट करेंगे सपोर्ट करता है सागर विजन को, सिक्योरिटी इंप्रूव फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट, बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, आप देख लेना बैंकिंग फ्रॉड। इसका आर्टिकल करना है कि बैंकिंग फ्रॉड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ केस डिक्रीज हो रहा है। के अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ केस डिक्रीज हो रहा है। अमाउंट इंक्रीज 11,000 करोड़ पिछले साल था, इस साल 34,000 करोड़ हो गया है। अबाउट लिखना है ये दिस में, बट 34,000 अबाउट। ओके, केसेस घट गए हैं, पहले 23,000 केस था, अब 36,000 हो गया। नाउ सिल्वर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। रिसेंटली कल हुआ कि कमोडिटी मार्केट में क्या हुआ ना कि सिल्वर का प्राइस एक पे एक बढ़ गया डायरेक्टली। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो CME है यूएसए का रेगुलेटरी बॉडी, वो कुछ अपना न्यू रेगुलेशन है, उसके बाद फिर प्राइस घट गया। सिल्वर फ्यूचर मार्केट हमने एक वीडियो में कवर कर रखा है। फ्यूचर मार्केट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है फ्यूचर डेट पे किसी प्राइस को खरीदने बेचने का। फ्यूचर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होता है? MCX पे होता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है। कौन इसको रेगुलेट करता है? सेबी करता है। कमोडिटी मार्केट फ्यूचर के अंडर आता है। सिल्वर का प्राइस का रीजन वही है जो गोल्ड का प्राइस है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जब भी अनसर्टेनिटी आता है, वॉर आता है, तूफान आता है, तो लोगों के लिए होता है कुछ तो, अगर मेरे पास एसेट्स हो, एसेट्स को एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में गोल्ड सिल्वर का डिमांड बढ़ जाता है रखने के लिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर रिजर्व रेट, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर यूएसए अपना रिजर्व रेट कम करने जा रही है। जब भी रिजर्व रेट का कम होता है तब देखा जाता है गोल्ड का, सिल्वर का प्राइस इंक्रीज होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिड्यूस होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जो कॉस्ट हम लॉस कर रहे हैं किसी, जैसे गोल्ड रखने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, गोल्ड घर में रख रहे हैं, वही अगर इंटरेस्ट बैंक में रखते हैं तो कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट को लूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, ये आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी तक का मानना था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, डार्क मैटर क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। यूनिवर्स इज स्ट्रेंस, एक्सपेंशन इज, लेकिन अब एक साउथ कोरिया का रिसर्च आया कि एक्सपेंशन इज ऑफ यूनिवर्स इज स्लोइंग डाउन। अब एक्सपेंड नहीं कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, स्लोली एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन इज स्लोइंग डाउन। अभी तक का एक जो था लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर, जो बोला था कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का एक थ्योरी दिया था इन्होंने, और 2011 में नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स में इनको, इसीलिए कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को देने के लिए इनको मिला था 2011 में। यूनिवर्स को देखें कि 30 बिलियन, NCERT में यही है डाटा, 81 बिलियन पहले कुछ इतना छोटा पार्टिकल था जो एक्सप्लोड कर गया, उसको बिग बैंग बोलते हैं। फिर वो सारे एक्सप्लोड मैटर बनाया, एनर्जी बनाया, फिर कंडेंस किया, कंडेंस करके आपस में कोलैप्स हुआ, कोलैप्स हो गया, ग्रेविटी, स्टार्स, प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, और हबल कंफर्म दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग इन 1920। देन इससे क्या निकालना है कि
डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या होता है, यहाँ ध्यान से पढ़ो। डार्क एनर्जी डार्क मैटर एक नहीं होता है। डार्क एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम द डार्क मैटर, दे आर नो सेम। डार्क मैटर इज नॉट इक्वल टू डार्क एनर्जी। डार्क मैटर जो है गैलेक्सी को होल्ड टुगेदर करता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक्सपेंडिंग फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है। जो डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए कि सेंट्रल यूरोप में डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, ये केवल डिजर्ट का फैलना नहीं होता डिजर्टिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि सॉइल अपना फर्टिलिटी लूज कर रही है, वाटर मॉइस्चर सॉइल में अब नहीं रहा, वेजिटेशन का लॉस हो रहा है, वहाँ पर क्रॉप्स का उगाना मुश्किल हो रहा है। ये हो गया डिजर्टिफिकेशन। हंगरी में हो रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी जानते ही सेंट्रल यूरोप है, वहाँ डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। फूड सिक्योरिटी को काफ़ी चैलेंजिंग मिल रहा है। लोगों ने वहाँ पे सोचा कि वेटलैंड क्रिएट कर देते हैं जिससे कि इवेपोरेशन होगा, फिर से रेन होगा। इशूज़ क्या समझते हैं? इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, इरेटिक रेनफॉल में एक साल बारिश एक साथ हो जा रहा है, रेन डे दिन कम गया, जिस कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है, सारा पानी नदी में बह जाता है, नदी से समुद्र में बह जाता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन के कारण फर्टिलिटी लॉस हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी लॉस हो रहा है। फूड सिक्योरिटी को चैलेंज मिल रहा है। कैसे फूड सिक्योरिटी हम, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी लॉस हो रहा है, ग्लोबल डिजर्टिफिकेशन इम्प्रूव हो रहा है। अब now the need is to understand that the climate change is not the future, it is present. Now we have to act now to save our planet from the climate change, ensure the food security, ensure biodiversity, ensure the forest. रिस्टोर्ड वेस्टलैंड को रिस्टोर करना है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, वेजिटेशन इंक्रीज करना है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज करना है, चेक डैम बनाना है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करना है। इतना प्रैक्टिसेस करो, कुछ भी करो, इन्वायरमेंट बचाओ, इकोलॉजी बचाओ, एफोरेस्टेशन करो, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करो और क्लाइमेट से फाइट करो। नाउ इट्स इनफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब फॉर